Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture और आज का मेरा लेक्चर नंबर है 42 फॉर क्लास 10 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर तमाम सेल्स किस तरह से एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं रेदर देन इंडिविजुअल सेल। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि कैसे हमारी बॉडी के हर ऑर्गेन हर सेल एक दूसरे के साथ मिल के काम करता है, एक अफेक्टिव रिजल्ट क्रिएट करता है, वॉट एवर सिचुएशन हमारी बॉडी फेस करती है उस हिसाब से पूरी बॉडी का हर एक सेल जो है उसी हिसाब से वर्क करता है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन। हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सकती है या फिर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकती है। दोनों तरह की जो कोऑर्डिनेशंस हैं उसमें 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो कि सबसे पहले स्टिमुलस है कि सबसे पहले किसी भी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक स्टिमुलस की ज़रूरत है। स्टिमुलस मिलेगा तभी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, विदाउट स्टिमुलस बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। सो स्टिमुलस मिला। सेकेंड पार्ट है रिसेप्टर्स। बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं या बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो उस स्टिमुलस को रिसीव करने वाले हैं, दोज आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स फिर उस मैसेज को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और एक मैसेज क्रिएट करते हैं कंट्रोल सेंटर के लिए। वो मैसेज कंट्रोल सेंटर को पूरी सिचुएशन बताता है और कंट्रोल सेंटर आगे जिस तरह का भी एक्शन लेगा वो मैसेज भेजेगा इफेक्टर्स को कि जिस तरह का भी एक्शन लेना है। इफेक्टर्स भी हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, उसके अलावा बोन्स हो सकती हैं। सो इट डिपेंड्स कि क्या इफेक्टर्स हैं। सो इफेक्टर्स जिस तरह का भी मैसेज रिसीव करेंगे उस हिसाब से जो फिफ्थ कंपोनेंट है कोऑर्डिनेशन का, दैट इज़ कंट्रोल, ओ सॉरी दैट इज़ द रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। इफेक्टर्स को जिस तरह का मैसेज दिया जाएगा वो उसी तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। ये बात होगी कोऑर्डिनेशन की। और दूसरी बात थी कंट्रोल की, कि दोनों तरह के जो कोऑर्डिनेशंस हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दोनों के अंदर कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है, कंट्रोल सेंटर्स प्रेजेंट हैं जो कि पूरी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, हायर एनिमल्स की, तो उनके अंदर ये दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं। उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है, उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है। पर एट द एंड एज अ यूनिट ही वो बॉडी परफॉर्म करती है। हालांकि कोऑर्डिनेशन के दो तरीके हैं, पर इनका जो सम अप है, इनका जो रिस्पांस है एंड पे, वो बॉडी का रिस्पांस कहलाता है। बॉडी किस तरह से रिस्पांस करेगी डिपेंड करता है कि उसका कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है और वो किस तरह से रिस्पांस दे रहा है, उसी हिसाब से बॉडी भी रिस्पांस करेगी। उसके अलावा हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में जब स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन वो स्पेशल सेल्स हैं जिनके ऊपर से नर्व इम्पल्स गुजर के जाती है और मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करती है। ये जो मैसेज है ये विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स ये ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। यानी कि ये बहुत फास्ट सिस्टम है जिसमें मैसेज बहुत जल्दी कन्वे होता है और यहाँ पे जो रिस्पांस क्रिएट होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत जल्दी वो रिस्पांस का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल सिस्टम की, केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जिसका दूसरा नाम है एंडोक्राइन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जिस तरह का भी स्टिमुलस रिसीव होता है, बॉडी उसको रिसीव करके केमिकल प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे केमिकल्स क्रिएट किए जाते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो केमिकल्स ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं और ब्लड उसको कंट्रोल सेंटर के पास लेके जाएगा। कंट्रोल सेंटर उस केमिकल के हिसाब से आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और मैसेज भिजवाएगा इफेक्टर को, जो कि ग्लैंड होगा, और वो ग्लैंड उस हिसाब से पूरा रिस्पांस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे भी वही 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टिमुलस है, फिर उसके अलावा रिसेप्टर्स हैं, फिर कंट्रोल सेंटर है, फिर इफेक्टर्स हैं और फिर रिस्पांस है। यही 5 कंपोनेंट्स दोनों तरह के सिस्टम में है, चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का है चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इट टेक्स प्लेस विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए केमिकल कोऑर्डिनेशन से तो केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स मच लॉन्गर टाइम देन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। सेकेंड मेन डिफरेंस क्या है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में का जो इफेक्ट है, जो रिस्पांस है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत जल्दी वो रिस्पांस ख़त्म हो जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पांस है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है।
यहाँ पे किसी भी तरह के केमिकल कोऑर्डिनेशन में किसी भी तरह के न्यूरॉन्स या नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व नहीं है, रैदर यहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स और नर्व्स इम्पल्सेस इन्वॉल्व नहीं फॉर कैरिंग द मैसेजेस। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, दैट इज़ द अदर नेम फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दो स्पेशल ग्लैंड्स जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द बॉडी। अब अगर हम लोग अपनी बॉडी में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देखते हैं तो इन तमाम एक्टिविटीज़ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन वी लुक अराउंड, हम लोग अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ में देखते हैं, हम लोग डिफरेंट एनिमल्स में देख सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हर तरह के जानदार में आपको देखने को मिलेगा। ग्रो करता है, साइज़ में इंक्रीज़ होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन किया जाता है। एक लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज को ब्लड के अंदर अलाउड होता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं किया जाता। इसी तरह किडनीज़ के अंदर, जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हुए हैं, किडनीज़ के अंदर भी किस अमाउंट में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ये भी डिपेंड करता है। ये तमाम चीज़ें रेगुलेट होती रहती हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस तरह के हार्मोन्स, जिस तरह के केमिकल्स मैसेजेस मिलेगा, उसी हिसाब से बॉडी इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जॉब परफॉर्म करता है। यहाँ पे दे यूज़ द केमिकल्स टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और ये केमिकल्स यहाँ पे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। वेदर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, चाहे ग्रोथ है तो ग्रोथ के लिए डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और साइज़ में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन तेज़ होगी, बॉडी की लेंथ इंक्रीज़ होगी। इसी तरह रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में भी ये केमिकल्स, ये हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टूवर्ड्स द एंड। इसी तरह ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन भी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम नए हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के काम आते हैं, ताकि वो एक लिमिटेड अमाउंट में, एक उस मकदार में रह सके जो कि बॉडी के लिए नॉर्मल है। इसी तरह किडनीज़ के अंदर वाटर रेगुलेशन जो होती है, वाटर, क्या किडनीज़ ने ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है? अगर बॉडी को वाटर शॉर्टेज की का सामना है, वाटर शॉर्टेज को फेस कर रही है बॉडी, तो किडनीज़ क्या करेंगे? उनके पास हार्मोन ऐसे रिलीज़ किए जाएंगे केमिकल्स की सूरत में, वो हार्मोन केमिकल्स होंगे, वो केमिकल किडनीज़ को मैसेज देंगे कि दे शुड रीअब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इज़ फेसिंग वाटर शॉर्टेज। तो किडनीज़ को मैसेज मिलते ही वो अपने एक्शन, जो मोड ऑफ एक्शन है वो चेंज कर लेंगी, वो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तेज़ कर देंगी। इसी तरह से इफ़ द बॉडी इज़ हैविंग एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को भेजा जाएगा किडनीज़ के पास, ये मैसेज लेके। इट डिपेंड कि कौन सा केमिकल जा रहा है, उस हिसाब से किडनी को मैसेज मिलता है। तो मुख्तलिफ़ केमिकल्स को भेजा जाएगा किडनीज़ के पास ये मैसेज लेके कि बॉडी हैव एबंडेंट ऑफ वाटर। तो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, ताकि कम से कम वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बॉडी से बाहर निकाला जा सके इन द केस ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये जो केमिकल्स हैं, इन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स का नाम देंगे, क्योंकि ये केमिकल्स मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और इन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कहलाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के फंक्शंस में भी। यही हार्मोन्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, किडनीज़ के रोल के लिए। जो एक हार्मोन है, कोई भी हार्मोन, वो एक स्पेसिफिक मैसेंजर है, जो मैसेंजर मॉलिक्यूल दैट इज सिंथेसाइज्ड एंड इट इज सिक्रीटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन के अंदर स्पेशल ऑर्गेन्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स हैं जिनका काम क्या है कि ये किसी भी स्पेसिफिक हार्मोन, जो हार्मोन बनाना उनकी जिम्मेदारी है, उस हार्मोन को बनाएं, उसको यानी कि सिंथेसाइज करें। सिंथेसाइज का मतलब है कि बनाना, हार्मोन को बनाना
और फिर उस हार्मोन को रिलीज़ करना इनटू द ब्लड, ताकि वो हार्मोन अपनी स्पेसिफिक लोकेशन, जो उसकी लोकेशन है, वहाँ तक पहुँच सके और एक्शन ले सके। तो हार्मोन हम लोग ये कहेंगे कि ये स्पेशल जो है स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल हैं दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड देन रिलीज्ड या फिर सिक्रीटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम के एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनको ऑर्डर मिलने पर वो इन हार्मोन्स को बनाते हैं और इनको रिलीज़ करते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस हैं। डक्टलेस हैं मतलब इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। डक्ट प्रेजेंट नहीं है मतलब कि इनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये डायरेक्टली उस ऑर्गन के ऊपर या उस जगह के ऊपर उस हार्मोन को भेज सकें जहाँ पे उस हार्मोन की ज़रूरत है। चूँकि ये डक्टलेस हैं इसीलिए ये तमाम का तमाम जो हार्मोन्स हैं उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली पोर कर देते हैं। हार्मोन को ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट बीट हो रही है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, ब्लड पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे जा रहा है। तो हार्मोन्स को जब ब्लड के अंदर पोर कर दिया जाता है तो ये ब्लड के साथ ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और जो भी इनकी लोकेशन है जिनको स्पेसिफाइड की गई है कि इन्होंने इस लोकेशन पर जाके एक्शन लेना है, वो उस लोकेशन पे जाके उधर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, उस टारगेट पे चले जाएंगे। तो ब्लड कैरी करता है हार्मोन को टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यूज़ की तरफ, जहाँ पे फर्दर यहाँ पे ये एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डिफरेंस देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा था नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्पेशल सेल्स थे, न्यूरॉन्स, जो कि नर्व इम्पल्स को लेके जा रहे थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर टू द कंट्रोल सेंटर, या और कंट्रोल सेंटर से दोबारा इफेक्टर की तरफ लेके जाए थे। वो पूरा एक पाथवे स्पेसिफाइड था जो सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्स को ही कैरी कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। बट इन द केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम देर इज़ नो पाथवे डिफाइंड। यहाँ पे कोई भी पाथवे डिफाइंड नहीं है, बल्कि हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर दिया जाता है। हार्मोन्स ब्लड के साथ ट्रैवल करते हुए जाते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू तक पहुँचते हैं। जिस तरह से उनके अंदर नर्व इम्पल्स क्रिएट की गई थी, यहाँ पे केमिकल्स क्रिएट किए जाते हैं जिनको हम लोग हार्मोन्स का नाम देते हैं। नर्व इम्पल्स क्रिएट करने के लिए या तो रिस्पॉन्डर्स रिसेप्टर्स थे, या फिर कंट्रोल सेंटर था, या रिसेप्टर्स अपने स्टिमुलस के हिसाब से नर्व इम्पल्स बना के कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज रहे थे, या कंट्रोल सेंटर जो था वो उसको रिस्पॉन्स के तौर पे नर्व इम्पल्स क्रिएट करके इफेक्टर्स की तरफ पहुंचा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ही सिंथेसाइज करते हैं इन हार्मोन्स को। पहले सिंथेसाइज करेंगे, फिर उनको सिक्रीट कर देते हैं। और चूँकि इनके पास कोई भी डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है जो कि डायरेक्टली इनको सिक्रीट करें इनकी टारगेट लोकेशन पे, तो दैट इज़ वाई ये डायरेक्टली इनको ब्लड में पोर करते हैं और ब्लड से फिर वो पूरे हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन की तरफ पहुँच जाते हैं। अगर हम अपने बॉडी के अंदर ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स को देखें तो बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे भी हैं जो कि एक्सोसाइन है। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड एक्सोसाइन? सो ये वो ग्लैंड्स हैं दैट हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग द सिक्रीशन, जिनके पास डक्ट्स मौजूद हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे भी हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डक्ट लेस हैं, उनके अंदर कोई भी डक्ट्स मौजूद नहीं है। वो जब भी हार्मोन्स बनाएंगे वो ब्लड के अंदर पोर कर देंगे, और ब्लड का काम है उनको फर्दर आगे कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हैं हमारी बॉडी में जो कि एक्सोसाइन है। इसका मतलब ये है दे हैव डक्ट्स, ताकि ये अपनी सिक्रीशन को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पोर कर सकें। जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जिसमें लिवर, गॉल ब्लैडर वगैरह हैं। यहाँ पे जो भी सिक्रीशंस होंगी, जो भी हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, वो डायरेक्टली उसी पार्ट में भेजे जाएंगे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, रादर देन पोरिंग देम इनटू द ब्लड। इसी तरह स्किन ग्लैंड्स हैं, स्किन के अंदर ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड हैं जो ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर भी वो ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर भी वो डक्ट्स मौजूद हैं जो कि स्किन के अंदर कहाँ पे रिलीज़ करना है इन स्वेट को, या फिर कहाँ पे रिलीज़ करना है ऑयल को, सिबेशियस को, तो वो वहीं पे डायरेक्टली रिलीज़ करेंगे। सो दिस वाज द लेक्चर टुडे, जिसमें हम लोग देख रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हमने देखा है कि एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में, जैसे कि ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और किडनीज की एक्शन को रेगुलेट करने के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम में स्पेशल जो मैसेंजर्स हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं।
उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स को बनाता कौन है? स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। ये मैसेज मिलने पे उन हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं यानी कि बनाते हैं, और फिर उनको सिक्रीट कर देते हैं, मतलब कि रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ रिलीज़ करते हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वाई इनटू द ब्लड? क्योंकि ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास कोई ख़ास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है जो कि इनको हेल्प करेंगे डायरेक्टली टारगेट टिश्यू पे उन हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाए। सो ब्लड में रिलीज़ करके वो ब्लड के ज़रिए ट्रैवल करके हार्मोन्स उस टारगेट टिश्यू पे या टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के अपना एक्शन लेता है। बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे भी हैं जो कि एक्सोसाइन हैं, यानी कि दे हैव द डक्ट्स। तो वो डक्ट्स की मदद से डायरेक्टली जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे उन हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाता है। सो उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको इसकी समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।